हाय फ्रेंड, एनआईटी अजय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को रिफ्रैक्टरी की टेस्टिंग के बारे में पढ़ाएंगे, जिसका हम फिजिकल जो हमने पिछली वीडियो में हमने पढ़ाया था, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम उनकी टेस्टिंग कैसे करते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि डेंसिटी कैसे निकालेंगे, पोरोसिटी कैसे निकालेंगे, और बल्क डेंसिटी श्रिंकेज क्या होता है, कैसे निकालते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन क्या होता है, इन सब के बारे में आज पढ़ेंगे। ये टॉपिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने जो भी जितने आज तक जितने भी एग्जाम दिए हैं, जैसे सेल का दिया है, वाइजैक का दिया है, गेट का दिया है, तो ये इससे रिलेटेड टॉपिक्स, इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और यदि आप कहीं पर किसी भी इंडस्ट्री में जाते हैं, स्टील इंडस्ट्री में जाते हैं, जेएसडब्ल्यू में जाते हैं, या टाटा में जाते हैं, या सेल में जाते हैं, तो वहाँ पर यदि आपको लैब में रखा जाता है, तो लैब में ये सारी रिफ्रैक्टरी की टेस्टिंग आना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक है। तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से आप लोग देखें और समझें, और हम कोशिश करेंगे कि आपको आसान से आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करेंगे, जिससे आप लोगों को सरलता से समझ में आए। तो चलिए सीखते हैं। तो जनरली हम इस टॉपिक के अंतर्गत पोरोसिटी क्या होती है और पोरोसिटी को कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस सब के बारे में हम सीखेंगे। तो चलिए सीखते हैं कि जैसे कि हमारा पोरोसिटी क्या होता है, उसकी डिफिनेशन पिछली वीडियो में हमने जैसे बता दिया था। आप लोग नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर जाके देखें, क्योंकि हमने पोरोसिटी क्या होती है, उससे रिलेटेड कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं, इन सब के बारे में अच्छे से डिटेल्स में बताया है। अपेरेंट पोरोसिटी क्या होती है। आज हम जनरली सीखेंगे कि इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, इसको पोरोसिटी को निकालते कैसे हैं, बल्क डेंसिटी को निकालते कहते हैं, श्रिंकेज को कैसे निकालेंगे, वाटर एब्जॉर्प्शन को कैसे निकालेंगे। तो इन सब के बारे में हम चलिए सीखते हैं। ओनली ओवरव्यू जो हम देख लेते हैं, पोरोसिटी क्या होता है। जो रिफ्रैक्टिव ब्रिक में उपस्थित छोटे छोटे छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं, वो हमारी पोरोसिटी होती है। वो टोटल पोरोसिटी होती है। टोटल पोरोसिटी दो प्रकार की होती है, अपेरेंट पोरोसिटी नहीं, ओपन पोरोसिटी। दूसरा ओपन पोरोसिटी। दूसरा है आपका क्लोज पोरोसिटी। क्लोज पोरोसिटी। अब ये जो हमारी अपेरेंट पोरोसिटी निकालते हैं, तो उसमें ओपन पोरोसिटी को कैलकुलेट करते हैं, क्लोज पोरोसिटी को कैलकुलेट नहीं करते हैं, इसको नहीं लेते हैं। ठीक है। अपेरेंट पोरोसिटी निकालने के लिए अलग फार्मूला है। तो इसको जो हमारा अपेरेंट पोरोसिटी है या बल्क डेंसिटी है, डेंसिटी क्या होता है, तो मटेरियल की कितना उसमें स्ट्रेंथ के, पोरोसिटी जितना लो होगी उसकी डेंसिटी उतना बढ़ेगी। श्रिंकेज क्या होता है कि मान लिया जाए, श्रिंकेज में हम ये फाइंड आउट करते हैं कि इसकी ये दो प्रकार का होता है, ड्राई श्रिंकेज और ये दूसरा होता है आपका फायर श्रिंकेज। फायर श्रिंकेज यानी कोई मटेरियल सूखी अवस्था में कितना श्रिंक हो रहा है, सिकुड़ रहा है, और कोई सा मटेरियल कितना फायर अवस्था में कितना श्रिंक हो रहा है, सिकुड़ रहा है, तो उसको ड्राई श्रिंकेज निकालते हैं। ड्राई श्रिंकेज निकालने के लिए हमारा फार्मूला अलग होता है, फार्मूला होता है जिसके द्वारा हम निकालते हैं। तो ड्राई श्रिंकेज का फार्मूले की बात करें तो हम डीएस की बात करें, ड्राई श्रिंकेज की बात करें, तो ये होता है इनिशियल साइज माइनस फाइनल साइज, और तुम्हारा इनटू अपॉन इनिशियल साइज, इनिशियल इनटू 100। इस फार्मूले के द्वारा हम निकालते हैं। इनिशियल साइज क्या होता है, जब हम कोई सैंपल बनाते हैं, ठीक है, तो उसका एक साइज मेजर कर लेते हैं, वो हमारी इनिशियल साइज होती है। सूखने के बाद जो हमारी साइज होती है वो फाइनल साइज होती है। ठीक है। तो इस फार्मूले के द्वारा हम ड्राई श्रिंकेज भी निकाल सकते हैं, और फायर श्रिंकेज भी इसी फार्मूले के द्वारा निकाल सकते हैं। पर यहाँ जो ये ड्राई तुम्हारा ये हो जाएगा, इनिशियल साइज हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद फायर साइज हो जाएगा। तो इस फार्मूले के द्वारा हम क्या करते हैं, श्रिंकेज को निकाल लेते हैं। वाटर एब्जॉर्प्शन क्या होता है, रिफ्रैक्टिव ब्रिक की पानी सोखने की क्षमता को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। जितना हाई पोरोसिटी होगा उतना ज्यादा पानी सोखेगा। तो इस हिसाब से तो यानी कि यदि डेंस रिफ्रैक्टिव होगी तो वाटर एब्जॉर्प्शन कम होगा, पोरस रिफ्रैक्टिव होगी तो उसका वाटर एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। तो इसको क्या कहते हैं कि उसको पानी को सोखने की क्षमता को हम वाटर एब्जॉर्प्शन कहते हैं। पोरोसिटी को निकालने के लिए दो विधियां हैं। पोरोसिटी या बल्क डेंसिटी निकालने के लिए दो मेथड है। ठीक है। पहला है आपका बॉइलिंग मेथड। इस मेथड के द्वारा हम निकाल सकते हैं। दूसरा है आपका
वैक्यूम मेथड, वैक्यूम मेथड इस इन दोनों विधियों को डिटेल्स में हम आगे सीखेंगे। तो बॉइलिंग मेथड और वैक्यूम मेथड। बॉइलिंग मेथड में क्या किया जाता है कि ऐसी रिफ्रैक्ट्री का टेस्टिंग किया जाता है जो कि पानी से रिएक्शंस ना करे। यदि कोई भी ऐसी रिफ्रैक्ट्री है जो वाटर से रिएक्शंस करती है, उसको हम बॉइलिंग मेथड के द्वारा यूज नहीं करते हैं, क्योंकि बॉइलिंग मेथड में हम वाटर का यूज करते हैं। वैक्यूम मेथड में हम कोई भी ऑर्गेनिक लिक्विड का यूज करते हैं, जिससे जो भी रिफ्रैक्ट्री हमारे से रिएक्शंस नहीं करती है, वाटर से रिएक्शंस करती हैं, उसको हम वैक्यूम मेथड के द्वारा यूज करते हैं। इन दोनों मेथड को हम अच्छे से सीखेंगे, नेक्स्ट आगे चलते आप सीखते जाएंगे। ठीक है, तो ये दो हमारे मेथड है जिससे के द्वारा हम क्या इन दो मेथड के द्वारा हम क्या फाइंड आउट करते हैं। तो इसके द्वारा हम जनरली फाइंड आउट करते हैं, फर्स्ट हमें जो आवश्यकता होगी कैलकुलेशन में जो जरूरत होगी, हमारा ड्राई बेड, ड्राई बेड इस यानी इसे हम डी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा जरूरत होगी हमारा सस्पेंडेड बेड, सस्पेंडेड बेड इसे एस बोलते हैं। और तीसरी हमारी जो जरूरत होगी वो सॉक बेड की, सॉल्व वेट यानी डब्लू। ये जो मेथड है, इन विधियों के द्वारा हम ड्राई वेट निकालेंगे, सस्पेंडेड वेट लेंगे, सॉफ्ट वेट निकालेंगे। उस इस इन तीनों की जरूरत, इन तीनों वेट की जरूरत होगी हमें। डेंसिटी निकालना होगा या पोरोसिटी निकालना होगा या वाटर एब्जॉर्प्शन निकालना होगा। इन तीनों वेट की जरूरत होगी। इन तीनों जो वजन है, जो वेट है, तो इनकी जरूरत होगी, जिसके द्वारा हम ये तुम्हारा पोरोसिटी या डेंसिटी हम फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए सीखते हैं। दूसरा क्या है कि इसके जब मान लिया जाए कि हमें पोरोसिटी निकालना है या डेंसिटी निकालना है, तो उसका जो सैंपल साइज है उसका मेजरमेंट क्या होना चाहिए। तो मेजरमेंट भी देख लीजिए, क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है उसमें मेजरमेंट पूछ रहा है, सैंपल साइज कितना होना चाहिए, या बॉइलिंग कर रहे हैं तो उसका कितने कितनी देर तक बॉइलिंग करेंगे, या वैक्यूम में या वैक्यूम मेथड यूज कर रहे हैं तो उसमें कितना प्रेशर जनरेट करना होता है। ठीक है, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आते हैं जो कि एक एक दो दो नंबर के आते हैं। तो इसको ध्यान से समझना जरूरी है, तभी आप समझ पाएंगे कि कितनी देर तक बॉइलिंग, कितना देर तक हमें बॉईल करना चाहिए, कितना टेम्परेचर रखना चाहिए, और कितना हमारा वैक्यूम में कितना प्रेशर क्रिएट करना चाहिए। और ये ड्राई बेड क्या होता है, सस्पेंडेड बेड क्या होता है, सॉफ्ट बेड क्या होता है, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा जो ये इनको फाइंड आउट करने के लिए इनका पोरोसिटी निकालना हो, या ये ड्राई बेड, सस्पेंडेड बेड, सॉफ्ट बेड निकालना हो, तो सैंपल साइज भी होता है। तो सैंपल का साइज क्या रखेंगे, इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं। सैंपल साइज, यदि एएसटीएम की बात किया जाए, अमेरिकन स्टैंडर्ड मटेरियल्स एंड, तो सैंपल साइज क्या होना चाहिए, कोई भी रिफ्रैक्टिव ब्रिक है, ये हमारी रिफ्रैक्टिव ब्रिक है, उसका एक चौथाई भाग। ठीक है, मान लीजिए चार भाग में हम डिवाइड कर दें, तो उसका एक पार्ट जिसके चारों साइड अच्छे से दिख रहे हो, ठीक है, के सरफेसेस होने चाहिए, सतह होने चाहिए। ठीक है, ये मान लीजिए इस तरीके से हमारी रिफ्रैक्ट्री है, तो इसके एक सतह ये होगा, एक सतह ये हो गया, और एक सतह ये हो गया, ये चार सरफेसेस होंगे। ये तो एसटीएम की जो हमारे अमेरिकन स्टैंडर्ड टेस्टिंग एंड मटेरियल्स का है, उसका एक कंडीशंस है। हमारा एक रहता है जापानीज का, जेआईएस, जापानी इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड के हिसाब से क्या होना चाहिए, उसके 1/2 और 1/4 ऑफ नॉर्मल ब्रिक होना चाहिए। हाफ होना चाहिए, हाफ होना, एक चौथाई भी हो या हाफ हो, ये उसका भी स्टैंडर्ड है। ठीक है, एक चौथाई होना चाहिए, उसका भी यही सेम है। लेकिन हमारे जो इंडियन स्टैंडर्ड है, उसका क्या क्या साइज होना चाहिए, सैंपल का साइज होना चाहिए, जो पोरोसिटी डेंसिटी मेजर कर रहे हैं उसको, उसका क्या सैंपल साइज होना चाहिए। तो उसका साइज होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो इसका 55 इंटू 65 इंटू ये सैंपल साइज, इसको नोट कर लीजिएगा। ये सैंपल साइज है, इस सैंपल साइज किस लिए है, क्योंकि जो जो भी हम पोरोसिटी डेंसिटी निकालेंगे तो उसकी ये साइज है 65 इंटू 65 इंटू 40। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इस हिसाब से उसका सैंपल का साइज होना चाहिए। ठीक है, तो दो विधियां हमने बताई हैं मेजर करने के लिए, बॉइलिंग मेथड और वैक्यूम मेथड। तो चलिए सीखते हैं बॉइलिंग मेथड में कौन कौन से स्टेप लिया जाता है। ठीक है, जनरली हम बता देते हैं, फिर उसको स्टेप के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बॉइलिंग मेथड में क्या किया जाता है कि सैंपल हमारा इस स्टैंडर्ड के हिसाब से सैंपल ले लिया जाता है, उसको क्या करते हैं,
उसका हम ड्रायर में या फर्नेसेस में रख देते हैं, उसको ही ड्राई सुखाते हैं, सूखने के बाद उसका हम वेट ले लेते हैं। वेट लेने के बाद क्या करते हैं, उसको हम एक कंटेनर बीकर में रख देते हैं। बीकर से क्या होता है, उसमें हम उसको बॉईल करते हैं। तो ये सारे प्रोसेस और विथ डायग्राम के साथ हम समझेंगे। ठीक है, पहले